सूरजपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी बच्ची मीना अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। मीना के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। अरे मीना बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मीना बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। यह सब सुन रही चाची गुस्से में आकर बोली, ये क्या है जी? आपने मीना बेटी के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के मीना वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। मीना चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर मैं मीना को घर के काम में लगा दूं तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है मीना, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी कर देती हूँ। को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी तब देखा कि मीना काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर तुम बोझ हो। यह सोचकर मीना उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी पूजा सहेलियों से मिलके लौटी। अरे पूजा बेटी, आ गई तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। मीना यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद पूजा और उसकी माँ खाना खाने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। मीना जरा इधर आना, तो तुमसे कुछ काम है। हाँ चाची जी, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल के मीना चाची के पास जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी, क्या हुआ, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही है? एक काम करो, अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ सामान भी नहीं लेना है। देख, ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर। मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से कि कुछ पैसे दे। ऐसा बोलकर मीना डरते हुए चाचा के पास जाती है। मीना बेटी, बोलो क्या बात है? मीना को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर जी के पास जाऊँ।
क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं मीना बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। मीना उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई और कहा, चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई चाचा जी से पैसे। ला दो मुझे वो पैसे। चाची जी, आप दोनों बातें करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या दिन भर पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? यह बोलकर चाची मीना से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर मीना पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब मीना बाजार से घर आ रही थी, तब मीना ने अपनी चाची की बेटी पूजा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और मीना मन में सोचने लगी, पता नहीं पूजा के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के मीना घर की ओर चली जाती है। घर आकर मीना चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने पूजा को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है, होगा कोई उसका दोस्त। क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? पूजा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। कि ऐसा कहने पर मीना उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा मीना के पास आए और पूछने लगे, बेटी मीना, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर मीना ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है। एक छोटे से गांव कानपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। अरे मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उगाया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काट कर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ चंद्रशेखर मिलता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा हूँ। तू भी अजीब आदमी है मोहन, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा है? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। मोहन जंगल में पहुंचता है।
चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा। शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मोहन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मोहन की बूढ़ी माँ घाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ मोहन, मेरा सिर बुखार से जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मोहन की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ चंद्रशेखर के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी सेठ अंदर से निकलता है। अरे मोहन, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है मोहन, तू ही बता। सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है मोहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं गरीब आदमी हूँ। ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन लो मोहन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। यह ले कुछ रुपए, और याद रखना, मोहन ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर विजय की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर विजय एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? डॉक्टर विजय, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए जिससे कि जल्दी बुखार ठीक हो जाए। ओ ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियाँ तैयार करता हूँ। डॉक्टर विजय जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। यह दवा हर 2 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर विजय। एक छोटे से गांव सनपुर में मोहन नाम का गरीब लड़का अपनी बीमार बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। मोहन दिन भर खेतों में मजदूरी करता और किसी तरह अपनी दादी का गुजारा चलाता। एक दिन मोहन जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर लौट रहा था। घर पहुंचा तो देखा कि दादी आंगन में चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां सेक रही थीं। दादी, अब जंगल में लकड़ियां भी कम होती जा रही हैं। सोचता हूँ आने वाले दिनों में आग कैसे जलाऊंगा। बेटा, चिंता मत कर, भगवान मेहनती का साथ जरूर देता है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मोहन ने खाना खाकर अगले दिन फिर मजदूरी करने की सोची। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के लालची व्यापारी जगत सिंह से हुई। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? जगत सेठ जी, लकड़ी काटने घर में चूल्हा जलाना है। अरे अगर पैसे चाहिए तो ले ले, लेकिन ब्याज सहित लौटाने होंगे। मोहन ने मजबूरी में कुछ पैसे ले लिए। घर पहुंचकर दादी को सारी बात बताई। ताई दादी ने आह भरते हुए कहा, बेटा, तेरे पिता अगर जिंदा होते तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। वे इस गांव में आलू की कचौड़ियां बनाया करते थे। पूरे इलाके में उनके जैसी कचौड़ी कोई नहीं बनाता था। लोग उंगलियां चाटते रह जाते
मोहन की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन मोहन ने दादी के साथ बैठकर आलू की कचौड़ियां बनाई और बाजार में बेचने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह ठेला लगाकर आवाज लगाने लगा, सामने वाले ठेले से राघव हलवाई चिल्लाने लगा। अरे भाइयों, ये मोहन भी आया मेरे सामने अपनी बेस्वाद कचौड़ियां बेचने। सुन लो गांव वालों, असली मजेदार कचौड़ियां तो बस मेरी दुकान पर मिलेंगी। गांव वाले हंसते हुए राघव के पास चले गए। मोहन के पास कोई न आया। बेचारा मायूस होकर घर लौट आया। अब एक समय की बात है। राघवपुर नाम के गांव में विक्रम नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी बबीता और उनके लड़का एक साथ रहते थे। विक्रम को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ खाना बनाने के लिए राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और कैसे खाना बनाऊं। अरे बबीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के विक्रम घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो मैं और मेरी बबीता तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विक्रम अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार जगत सिंह बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा विक्रम, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूँ। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1000 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? भला 10 से 15,000 रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ विक्रम भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे यह कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 13,000 ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 13,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे? देखो विक्रम भैया, 13,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा चंदन भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूँ। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे विक्रम भैया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ जमींदार भाई, यही सोच रहा हूँ कितना ब्याज कैसे चुकाऊंगा। अरे कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा।
कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए जमींदार साहब जी। विक्रम उस जमींदार से 13,000 रुपए उधार ले चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और चंदन के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। विक्रम जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही बबीता विक्रम के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी यह सामान और पैसे कहाँ से मिले जी? देखो बबीता, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ बबीता, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब भी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए को? मैंने तो 1,000 रुपए ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 13,000 ले लिए। सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो। जी आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के बबीता रसोई में चली जाती है। बबीता ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह, बबीता तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में चंदन घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद विक्रम के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त सूरज ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वह मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? इतना कह के चंदन घर से निकल जाता है। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। चंदन भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सूरज के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे चंदन, तू आ गया। आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सूरज, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। सूरज का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। सूरज अपने पिताजी से अपने दोस्त चंदन के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे चंदन, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। रामपाल चंदन 5-10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर बेटा चंदन, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे चंदन, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर। तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी।
जी अंकल ठीक है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, चंदन ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। बेटा चंदन, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी आंटी ने कितने प्यार से दिया है। चंदन वह थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सूरज के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए चंदन घर पहुंचा और उसने सूरज के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो बबीता, हमारे चंदन को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे सूरज के पिताजी। हाँ पिताजी बोला है कल आएंगे।